नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि आपके पास जो होता है आप दूसरे को हमेशा वही देते हैं। कर्मा है, कहीं का किया हुआ कहीं ज़रूर फलीभूत होता है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपका कर्म ही आपको एक सही रास्ता दिखाता है, सही मंजिल तक ले जाता है और अच्छे लोगों से भी मिलाता है। कहते हैं कि किसी के लिए अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो उसके लिए बुरा भी मत सोचिए, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके पीछे जो बातें जब होने लगती है तो फिर वो आपको आगे दिक्कत करती है। इसीलिए कभी किसी के पीठ पीछे ना उसकी बुराई करें। कोशिश करें कि आप हमेशा लोगों के सपोर्ट में ही खड़े उतरें। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हम पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो है अच्छे वचनों से करते हैं, महापुरुषों के कथनों द्वारा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि आज मौजूद हैं अमित कुमार, विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग एम्स पटना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर प्रथम दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सर अभी हम 5 सितंबर से अभी हम लोग कुछ दिन तक जो है ये नेत्रों के बारे में जानकारी देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और नेत्र से जुड़ी ही बातें करेंगे। उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, हम दर्शक जो है हमारे वो भी जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे आपने स्टडी करी, कहाँ से की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैं हिल्सा गुलनी से बिलोंग करता हूँ, जो कि नालंदा ज़िला में है। वहाँ राम बाबू हाई स्कूल से मेरी 10वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद जो MBBS की पढ़ाई है नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना से मैंने किया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया और उसके बाद फिर मैं जॉब में चला है। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, सहायक प्राध्यापक। उसके बाद फिर मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में सह प्राध्यापक के पद पे सिलेक्ट हुआ। फिर अभी मैं अपर प्राध्यापक नेत्र विभाग अध्यक्ष एम्स पटना में हूँ। क्या बात है। तो अभी सर नेत्रदान वीक सप्ताह मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि ये क्या है, ये सप्ताह क्यों मनाना इतना ज़रूरी है? अभी इसको नेत्रदान पखवाड़ा कहते हैं, जो कि प्रत्येक साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि ऑलमोस्ट करीब 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख लोग जो हैं, जो कि कॉर्निया जो झिल्ली होती है, जो जिसको हम लोग ब्लैक झिल्ली बोलते हैं, एक्चुअल में वो पारदर्शी होती है। वो किसी कारण से सफ़ेद पड़ जाती है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे चोट लगने से हो या फिर जन्मजात हो। तो वो जब सफ़ेद हो जाती है तो जब तक उसको बदला नहीं जाए, वो जो सामने वाला जो मरीज़ है उसकी रोशनी नहीं बढ़ सकती है। उसका एक ही उपाय है कि जो मरने के बाद जो लोग नेत्रदान करते हैं, जिनके परिवार नेत्रदान करते हैं, उसी पुतली को जब लगाया जाता है तो उस व्यक्ति की आँख की रोशनी आ जाती है। तो हमारे देश में जितनी ज़रूरत है अभी ज़रूरत है कम से कम 2 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की, जो कि एक्चुअल में अभी अराउंड 60,000 हो रहा है, 60,000 हो रहा है। तो एक डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसी को भरने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको बनाया नहीं जा सकता है। लोग स्वेच्छा से जो नेत्रदान करते हैं उसी कॉर्निया को दूसरे लोगों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसकी जागरूकता के लिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती है, हम भ्रांतियों पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि डोनेशन जो देना होता है उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते होंगे, तो वो चीज़ें क्या है, लोग कैसे इसको डोनेट करें?
उसमें सबसे पहले ये बात है कि लोगों में ये भ्रांतियाँ होती है कि उसमें बहुत समय लगेगा। इवन लोग चाहते हैं जो उसका स्पेशली क्रीमेशन या फिर जो भी है सब यात्रा, उसमें बहुत विलम्ब होगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट 10 to 20 मिनट का प्रोसीजर है, 10 से 20 मिनट समय लगता है। और हर एक आई बैंक का एक हेल्पलाइन होता है और उस हेल्पलाइन पे कॉल करना होता है। वहाँ से जो आई बैंक की टीम है वो आती है और इसको 10 से 20 मिनट में पूरा करा के चली जाती है। अच्छा, तो इसके लिए पहले जो भी फैमिली है, क्या उनको पहले कोई जैसे कोई डेथ कर गया है तो फिर कैसे पहले, क्योंकि सारे तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस टाइम में फिर जाके बताना ये थोड़ा टफ होता है, तो ये कैसे वहाँ पे इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो मरने वाला व्यक्ति है, यदि जीवन के दौरान उसने शपथ लिया हो, जिसको हम लोग प्लेज फॉर्म बोलते हैं, उसने भरा हो कि मरने के बाद मेरी आंखें नेत्रदान ये दान कर दी जाएं, तो वो तो एक है। लेकिन उसका जो फ्लिप साइड है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो खामियां हैं, यदि उसने अपने परिवार को नहीं बताया है या परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, क्योंकि ये जो नेत्रदान जब भी होता है परिवार की सहमति से जो भी निकला, यदि वो शपथ लेने के बाद भी किसी ने शपथ ली है और उसके परिवार ने मना कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि मरने के बाद उसके परिवार के लोग ही चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो ये है निकट संबंधी जो मरे हैं उनकी आँखों को दान कर दिया जाए, जिससे कि दो लोगों को रोशनी मिले। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें परिवार का सबसे बड़ा रोल है कि परिवार उसमें आगे आता है और नेत्रदान कराता है। इसमें परिवार का भी होता है कि अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है? बेनिफिट आप ये कहेंगे कि बेनिफिट इस मामले में कुछ उनको कोई मॉनेटरी और ये नहीं है। जो आई बैंक का ये टीम है वो अपने साथ उनके साथ में प्रशस्ति पत्र लेके आते हैं और उसमें उनको ये दिया जाता है कि आपने एक नोबल कॉज के लिए आगे आए, जिससे मिनिमम 2 व्यक्तियों को रोशनी मिलेगी। कोई मॉनेटरी उसके लिए सहायता नहीं है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई ना पैसा लगता है ना पैसा दिया जाता है। तो किस तरीके के लोग आई डोनेट कर सकते हैं? क्योंकि एक उम्र भी होनी चाहिए, एक उम्र के बाद फिर आंखों की रोशनी भी क्षम होती जाती है, तो उसमें कब तक इसको किया जा सकता है? ये भ्रांतियाँ हैं कि कम एज के लोग या फिर ज़्यादा एज के लोग, मोस्टली ये देखा जाता है कि लगभग सारे उम्र के लोग ये कर सकते हैं। कभी कुछ जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल से कम का है या फिर 80-90 से ऊपर की कॉर्निया है, तो उसमें इट मे नॉट बी सुटेबल, मतलब वो सुटेबल नहीं होगा ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन कोई भी, चाहे वो चश्मा लगाता हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या फिर और कोई ऑपरेशन हुआ हो, आँखों की ऑपरेशन, वो सब लोग उसको नेत्रदान कर सकते हैं। और जो वो नेत्रदान होता है तो वो जो भी क्या वो हर एक, जैसे आपने कहा कि 2 लोगों को रोशनी मिलती है, तो क्या वो चीज़ मिनिमम 2 लोगों के? अभी टेक्नोलॉजी एडवांस होने से लेयर बाय लेयर जो कॉर्निया का लेयर है, कुछ जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर केराटोप्लास्टी, तो उसमें एक कॉर्निया से एंटीरियर केराटोप्लास्टी है और उसी का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे पोस्टीरियर केराटोप्लास्टी हो जाता है। तो कम से कम 4 लोग को हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो कहा जाता है कि मिनिमम 2 लोगों को रोशनी दी जा सकती है एक आदमी के नेत्रदान से। अच्छा, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंडल्ज हो गए हैं, मतलब कहीं तो 1 मिनट भी विदाउट फ़ोन हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को चश्मा लग जाता है, तो वैसे अभिभावक को भी क्या कहना चाहेंगे? वैसे बच्चों को क्या सलाह है, वैसे युवाओं को क्या सलाह है? मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके बहुत ज़्यादा यूज करने से उसको सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें आँखों में थकान, जलन, वाटरिंग, पानी आना शुरू हो जाता है, लाली आना शुरू हो जाती है। तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उसे बचाव
कम से कम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करें, जहाँ ज़रूरी हो उसी में यूज का। स्पेशली मोबाइल देने से बच्चों को बचें। वो कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, और उसमें यह है कि कम से कम जो है 20 इंच की दूरी से मॉनिटर को देखें, सेम हाइट पे होना चाहिए। इंटेंशनल ब्लिंकिंग, पलकें झपकाते रहने, क्योंकि जब आंखें ज़्यादा देर तक खुली रहती है तो उससे सूखापन आता है, उसी से फिर पानी गिरना या फिर लाल होना शुरू हो जाता है। ऐसे रोशनी पर इसका इफ़ेक्ट नहीं आता है, लेकिन जो बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होने के चांसेस रहते हैं। लोग मोबाइल एडिक्टेड भी हो जाते हैं बच्चे। अक्सर देखा गया है कि जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आजकल बहुत ये हो गया कि आप ट्रेंड में कि आप चश्मा लगा के, ज़ीरो पावर का चश्मा लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये कहाँ तक ये सही है? क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है, ऐसा पढ़ा भी है कि आप वो चश्मा लगाते हैं तो आपके लिए मतलब वो ख़राब ही है वो, अगर आप लगाते हैं तो। ये किस तरीके का ये है कि लोग लगा सकते हैं ऐसे चश्मे? जनरली विदाउट पावर का चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ जो यूवी प्रोटेक्शन के लिए जो चश्मे लगाए जाते हैं तो वो लगाया जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी का बिना पावर का चश्मा लगाने का कोई उसका कारण नहीं बनता है। अब एक तो होता है कि निकट दृष्टि दोष है, तो लोग नज़दीक के चश्मे लगाते हैं 40 के बाद की उम्र में, और बच्चे हैं जिनकी शॉर्ट साइटेडनेस होती है तो उनके अलग चश्मे होते हैं। तो जनरली ये है कि किसी को ये रिफ्रैक्टिव एरर है, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म है, तो उनको चश्मे लगाने होते हैं। ओके, लेकिन अभी नॉर्मली स्टडी को लेके काफ़ी छोटे बच्चों में भी देखा गया है, तो खान पान को लेके भी प्रॉब्लम है आँखों को लेके? उसका भी एक इफ़ेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट कह सकते हैं। स्पेशली जो विटामिन ए रिच खाने की वस्तुएं होती है, फल, जूसी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, ये सब खानी चाहिए। आप तो बहुत मतलब अभी जो आप इस फील्ड में हैं, आप अभी एम्स में कार्यरत हैं, कितने साल आप अभी तक अपने आप को दे चुके हैं इस फील्ड में? जैसा मैंने बताया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2007 में किया, और 2007 के बाद से अभी मैं ये कह सकता हूँ कि 15-16 साल से इस फील्ड में हूँ, एज ए नेत्र स्पेशलिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ के तौर पे। अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया है। करीब 6 साल पहले 2018 में मैं पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एज ए सह प्राध्यापक यहाँ पे ज्वाइन किया। कभी आप जब आप कार्यरत हैं, अभी भी हैं, तो कभी कोई ऐसा केस आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत टफ है और ये बहुत कुछ ऐसा नया है, तो ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस अगर साझा करना चाहें? ऐसे बहुत सारे केसेज मिलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे एक कंडीशन होता है एनोप्थेल्मिया, मतलब उसकी जन्मजात आँख बनी ही नहीं है। तो ऐसे केसेज में साइंस में अभी तक इसका कोई ये उपाय नहीं है। या माइक्रोप्थेल्मिया, आँख बहुत छोटी है लेकिन उसमें सारी चीज़ें, चाहे वो पुतली हो या फिर उसका साइज हो, इवन पर्दा हो, पर्दे पे भी पूरी बनावट नहीं होती है। तो ऐसे केसेज में एक साइंस का लिमिटेशन दिखता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ आनुवांशिक बीमारियाँ होती है जिसमें कि बचपन से ही रोशनी कम होते जाती है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होता जाता है। तो वहाँ पे एक ऐसा होता है कि जस्ट हम लोग लो विजन एड ही दे पाते हैं, और उसका साइंस में अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसमें कि हम लोग कुछ कर सकें। बहुत लोग हैं कि वो लेंस का उपयोग करते हैं और बहुत दिनों से करते हैं, तो वैसे में क्या ऑपरेशन सही रहता है कि आप आँखों का ऑपरेशन करवा के उसको फिक्स कर लें, या फिर आजीवन लेंस ही लगाते रहें, ऐसा कुछ है? आप जो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंस जो मोस्टली उनको निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है, या फिर कुछ कुछ केसेज में हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो इसके अभी बहुत ही सेफ सुरक्षित तकनीक आ गए जिसको हम लोग लेसिक
कहते हैं लेसिक सर्जरी होती है, इसमें लेज़र का यूज करके उसको करेक्ट किया जाता है। बट कभी कभी ये है कि कुछ रेसिडुअल पावर या फिर उसका एक रेंज है कि उतने रेंज तक ही वो काम करता है, अदरवाइज उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। तो उसका भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के भी अपने नुकसान हैं। स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंस जब आप लगा रहे हैं तो आँखों में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, तो उसके लिए प्रॉपर केयर होना चाहिए। नहीं, उसमें ये है कि यदि आप स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हुए सो जा रहे हैं, सोने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस हटा देना, रेगुलर आप सो जा रहे हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो बेहतर है कि चश्मे का यूज करें। अभी सर नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी और अहम भूमिका जागरूकता की होती है। तो जागरूकता के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिससे नॉर्मल जो हमारे दर्शक हैं वो जागरूक हो? इस पखवाड़े में नेत्रदान जागरूकता के लिए हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे ये जो पिछले सप्ताह संडे को एक आई डोनेशन अवेयरनेस वॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना और पीएमसीएच एनएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। अभी कल अगले दिन जो है 6 सितंबर को हमारे संस्थान में हम लोग एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करने जा रहे हैं, और उसके बाद पेशेंट अवेयरनेस टॉक, जो कि मरीज को जागरूकता फैलाने के लिए एक टॉक दिया जाएगा। उसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ें, नेत्रदान से जुड़ी सारी बातें बताई जाएगी उनकी भाषा में, आप ये कह सकते हैं कि उनके समझने योग्य भाषा में उसको बताई जाएगी। जागरूकता रैली तो निकाली ही गई। फिर कभी कभी ये होता है कि हम लोग स्कूलों में और कॉलेजों में भी जाते हैं, जहाँ पे इसमें नेत्रदान से रिलेटेड टॉक देते हैं। आपके जो प्रोग्राम में आए हैं ये भी उसका एक पार्ट है, जिसमें कि हम लोग बिहार के सुदूर जो वर्ती जो लोग हैं उनसे जुड़ सकें और नेत्रदान के बारे में जुड़ी जानकारी उनको पहुंचा सकें। जी, अभी नेत्रदान को लेकर जब जागरूकता कार्यक्रम करते हैं उसमें एक आता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किस बीमारी से ग्रसित हैं। एक सर्टेन एज पे आके उनको पता चलता है, या फिर वो एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में वो कैसे अपने आप को फाइंड आउट करे कि उन्हें, जैसे अभी बहुत ज़्यादा है मोतियाबिंद, वो है, जब आप डॉक्टर के पास जाते तो वो बोलते हैं अरे आप इतनी लेट क्यों आए, आप तो ये शायद ख़राब हो जाएगा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करें? मोस्टली जो भी ये सब एज रिलेटेड, जो भी आँखों से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो 40 के बाद होती है। 40 के बाद सबसे पहले ये जो होती है कि हमारी रोशनी छीन होने लगती है, नज़दीक की रोशनी छीन होने लगती है। तो उसमें जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि हमें पढ़ने लिखने में या नज़दीक का कोई भी काम करने में दिक्कत हो रही है, तो नज़दीक के नेत्र चिकित्सक या फिर जो भी अस्पताल है वहाँ पे दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो 40 के बाद जो बहुत सारी बीमारियां हैं, कैटरेक्ट का जो है, कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। कोई पेशेंट डायबिटिक है पहले से, तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, पर्दे पे खून के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, उसकी जांच ज़रूरी है। किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के चेंजेज आने लगते हैं पर्दे पे, उसको देखना होता है। दूसरी एक और ख़तरनाक बीमारी जिसे हम लोग काला मोतिया कहते हैं, काला मोतिया की भी संभावना 40 के बाद बढ़ जाती है। या फिर उसके और भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं, किसी को चोट लग गई हो या किसी के फैमिली में ही काला मोतिया चल रहा हो, ऐसे लोगों में संभावना बढ़ जाती है काला मोतिया की। तो ये क्या जेनेटिक है, कुछ बीमारियां की? हाँ, स्पेशली काला मोतिया जेनेटिक है, जिसमें कि ये होने के चांस है। या फिर आप जैसे डायबिटीज़ भी जेनेटिक भी होता है, और या आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की आपके रहन सहन से रिलेटेड भी है, कि मोटापा है
वेट गेन हो गया तो ऐसे लोगों में डायबिटीज़ होता है। तो ऐसे लोगों में भी जहाँ पे भी डायबिटीज़ जिसको भी जांच के बाद पता चला तो उसमें 5 साल के बाद उसके पर्दे पे डायबिटीज़ से रिलेटेड चेंजेज होने के चांस रहते हैं, या फिर उसका कंट्रोल नहीं है, शुगर को कुछ भी कंट्रोल नहीं है, तो उसमें और भी जल्दी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों को नेत्र जांच करानी चाहिए, स्पेशली 40 के बाद सबको करानी चाहिए। मोस्टली ये देखा गया है कि लोग सब कुछ को रिलेट करते हैं कि चश्मे के नंबर से, और कहीं भी ऑप्टिकल दुकान में जा कर के चश्मा जांच करा लेते हैं, और फिर वो, लेकिन जो बीमारी है, नेत्र से रिलेटेड बीमारी है, उसका कोई न उसकी डायग्नोसिस होती है, न जांच होती है, न उसके बारे में बताया जाता है कि आपको आगे क्या करना है, प्रिकॉशन क्या लेना है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप कहीं भी जो नज़दीक के नेत्र चिकित्सक या फिर नेत्र अस्पताल में आप जाकर जांच कराएं। जी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत माइन्यूट होती है, आपका जॉब बहुत टफ़ है, तो फिर हम आप पे ही आएंगे कि इतने टफ़ शेड्यूल में, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना पूरे दिन, तो फिर अपने लिए वक्त क्या क्या शौक़ हैं आपके जो आपको लगता है कि खाली वक्त में आप करना पसंद करते हैं? अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि अभी व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। जैसे अभी आपके प्रोग्राम से जाने के बाद आज हमारा ऑपरेशन का दिन है, तो आज ऑपरेशन करेंगे, और जनरली हम लोग जितनी अभी एम्स पटना में ये है, प्रेशर है, मरीजों की क्यू लगी रहती है, तो अच्छे खासे समय करीब 6-7 बजे तक ये होता है कि हम लोग सर्जरी करेंगे। उसके बाद फिर ये है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ जैसा आपने बताया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। उसको करने के बाद फिर हम लोग जब घर पहुँचते हैं तो थोड़ा बच्चों के साथ ये खेलते हैं, और थोड़ा खाली समय मिलता है तो हमारा जो कैंपस है बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग वॉक करते हैं। कुछ हमारे संकाय सदस्य और जो हमारे मित्र लोग हैं उनके साथ थोड़ा 1 घंटे का हम लोग जनरली वॉक करते हैं। क्योंकि जब आप खुद के लिए एक अच्छा टाइम निकालते तो ही आप लोगों को भी अच्छा टाइम दे पाएंगे। तो ये बात, तो अभी आपने ऑपरेशन की भी बात कही, अधिकतर लोगों में ये, जैसे गांव घर के लोग हैं वो कहेंगे कि ऑपरेशन जाना है तो बहुत दिन लगेगा, क्योंकि पहले की पद्धतियां अलग थी, पहले का टेक्नोलॉजी अलग था, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप कर गई है। तो पहले के टेक्नोलॉजी में और अब में क्या फ़र्क है? अभी इसमें आप कह सकते हैं सी चेंज, मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो पहले का जो कंसेप्ट था, स्पेशली जो नेत्र सर्जरी, स्पेशली सबसे जो कॉमनेस्ट सर्जरी होती है वो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है। तो मोतियाबिंद की सर्जरी पहले जो होती थी वो कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं कि उस समय इस तरह, अभी जैसे सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें कि हम लोग माइक्रो सर्जरी कर पाते हैं, वो उस समय अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इवन जो टाँके जो लगाए जाते थे वो बहुत ही क्रूड मोटे होते थे। तो और मोस्टली जो सर्जरी होती थी वो कैंप में बहुत अच्छे, अभी जो ओटी का हमारा ऑपरेशन थिएटर का जो सेटअप होता है बहुत ही एडवांस होता है, जिसमें कि इन्फेक्शन लगभग न के बराबर होता है। पहले लोग खुले में कैंप में, तो लोगों में भ्रांतियाँ यही है कि हमारा जब मोतियाबिंद पकेगा तभी हम ऑपरेशन कराएंगे, जो कि अभी का जो आधुनिक टेक्निक के लिए वो सही नहीं है। आधुनिक टेक्निक में जब भी आपको नॉर्मल वर्क में आपको दिक्कत होने लगे तो आप ऑपरेशन कराइए। पहले का ये था कि कैंप, स्कूल में भी कैंप लगा दिया जाता हो, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन तो हो जाता था, लेकिन कभी कभी ये होता था कि किसी कारण से इन्फेक्शन हुआ, सेफ प्रैक्टिस से तो हो नहीं पाते, आप ओपन में सर्जरी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की रोशनी एक साथ चली जाती थी। तो उससे बचना है। अभी भी कहीं कहीं इस तरह का कैंप लगाया जाता है, ऑल्दो भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है उसमें कोई भी मेकशिफ्ट ओटी में सर्जरी नहीं करनी है, जहाँ पे भी रेगुलर सर्जरी होती है वहीं पे सर्जरी करना है। तो जहाँ तक हो सके कैंप सर्जरी से बचे। सभी जगह अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, आप एम्स पटना आ सकते हैं, कोई भी जो बड़े सेंटर हैं वहाँ जाकर के सर्जरी करा सकते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें गरीबों का
मुफ्त में इलाज होता है, जैसे जो कि आयुष्मान योजना है, जिसमें कि आपको बिना कोई 1 रुपया भी खर्च किए हुए आपकी सर्जरी होती है, वो भी आधुनिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि उसको कोई कन्वेंशनल तरीके से, उसको भी आधुनिक तरीके से और बिना पैसे का ऑपरेशन किया जाता है। ओके। अभी देखा गया है कि जब जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं और एड्स की भी बात करते हैं, तो उसमें अक्सर लोग बोलते हैं कि आँख में अगर इचिंग हो रहा है या फिर पानी आए तो कोई ड्रॉप डाल दिया तब तक बिना डॉक्टर के कंसल्ट के। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनको लगता है कि अच्छा ये ड्रॉप आ रहा है मार्केट में, या वो केमिस्ट के पास गए ड्रॉप ले लिया और आँखों में डाल लिया। तो ये कहाँ तक सही है, या फिर अगर ऐसे लोग यूज़ कर रहे हैं तो कोई ऐसी दवाई जो वो फ्रिक्वेंट यूज़ कर सके? इसके लिए मेरा यही लोगों से विनम्र निवेदन है कि आँख ऐसी चीज़ है कि इसमें बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ भी ना डालें। चाहे वो बहुत सारे हम लोग के पास ऐसे मरीज आते हैं जो कि देसी इलाज से या फिर कोई देसी दवा आँख में डाल के, उसमें बहुत बार ये देखा गया है आँख में फूला पड़ जाता है या फिर काला मोतिया होता है, आँख की पुतली फट जाती है। तो वो उसमें बहुत उसके बाद ये है कि उनकी रोशनी आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उससे बचना है, जो भी है डॉक्टरी सलाह लें और उसके बाद ही ये दवा डालें। कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के आंखों में नहीं डालें। बहुत सही, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों को देखते हैं कि अगर इचिंग स्टार्ट हुई तो वो केमिस्ट के पास गया और ड्रॉप डाल दिया, फिर वो थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ है, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर हम आगे चलते हैं और फिर नेत्रदान पे ही चलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा और बहुत अहम मुद्दा है कि लोगों को किस तरीके से उसको इजी किया जाए कि ये भी नॉर्मल है कि जैसे आप रक्तदान एक महादान है, उसे नेत्रदान भी सर्वश्रेष्ठ दान है। तो इसमें सबसे पहली बात कि क्या दस्तावेज लोगों को लगने चाहिए, लोग कैसे इसमें मोटिवेट हो, और लोगों को कैसे लगे कि ये चीज़ जो है ना, आप जब जा रहे हैं दुनिया से तो आपके पीछे भी आपकी आंखें दुनिया देख रही है। तो कैसे इसको लोगों को कैसे समझाया जाए इस चीज़ के लिए? इसमें अभी जो नेत्रदान हो रहा है वो 2 तरह से हो रहा है। एक तो होम बेस्ड, किसी के घर में डेथ हो गई, वहाँ से उनके जो भी निकट संबंधी है नेत्र बैंक की टीम को फ़ोन करते हैं, और नेत्र बैंक की टीम का ये रहता है कि जितनी जल्दी उनके घर पे पहुँच करके इसको कराया जाए। उसमें उनके जो निकट संबंधी की तरफ से कोई दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती। नेत्र बैंक की टीम लेके जाती है, कुछ दस्तावेज उनके सहमति पत्र पे उनसे हस्ताक्षर कराए जाते हैं, और जो ये है ब्लड लिया जाता है, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसमें कुछ जांच के लिए कि कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे HIV, एड्स है, हेपेटाइटिस है, उसकी जांच कर ली जाती है कि ऐसा तो नहीं है ये व्यक्ति जो है कुछ इस तरह की बीमारी से ग्रसित था, जो कि ट्रांसप्लांट करने के बाद जो जिसको ट्रांसप्लांट किया गया है उसमें होने की संभावना है। या फिर उससे पूरा डिटेल हिस्ट्री भी लिया जाता है उसमें कि कोई ऐसी बीमारी तो पहले से नहीं थी, या फिर डेथ कौन से कारण से हुआ, ये सब देखा जाता है। उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाता है। अच्छा, तो मरणोपरांत वो कितने घंटों तक आंखों में रोशनी रहती है? ये जो है देखा गया है, जो भी साइंटिफिक एविडेंस है, मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर नेत्रदान किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट ये है, कहीं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी और ये है वहाँ पे कॉर्निया ख़राब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है इवन 12 घंटे तक भी किया जा सकता है। और इसमें कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, जो भी जिसके निकट संबंधी नेत्रदान कराना चाहते हैं, जिनके डेथ हुई है, तो सबसे पहले बॉडी को खुले से अंदर लेके चले जाना चाहिए, तो उसको शेड में रखना चाहिए और आँखों को बंद कर देना चाहिए, और उस पर भींगा कपड़ा डाल करके, ये बर्फ़ है घर में तो बर्फ़ आँखों के ऊपर डाल देना चाहिए कपड़े के ऊपर। और यदि फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन को ऑफ़ कर देना है। AC है घर में या फिर कूलर है तो उसको ऑन किया जा सकता है। और हेड इन जो सर का पार्ट है उसको थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए, तो उससे है कि जो कॉर्निया ख़राब होने की संभावना कम से कम हो जाती है।
अक्सर लोगों को लगता है कि जब वो नेत्रदान का मतलब है कि पूरा वो आँख निकाल के चले जाएंगे, ऐसे लोगों में है, तो उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे वो, क्योंकि वो आँख लेके तो जाते नहीं हैं। हाँ, ये लोगों में भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति ये है कि सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि नेत्रदान मतलब किसी को पूरी आँख बदल दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जो हमारी जो काली पुतली जो दिखती है, जो एक्चुअल में पारदर्शी होती है, उसी को चेंज किया जाता है। तो जब उसी को चेंज किया जाए तो नेत्र बैंक की टीम को भी सिर्फ उसी का पार्ट ही जो आँख से निकाली जाती है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का सेल लगा दिया जाता है। यदि जो लोग नेत्रदान के समय नहीं रहे हैं, जो उनके निकट संबंधी या दूर के लोग, जब वो आएंगे तो उनको ये डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है कि ये जो नॉर्मल आँख है या फिर उस पर प्लास्टिक का सेल लगाया गया है। तो और इसमें कोई खून और ये सब कुछ नहीं निकलता है, कोई भी उसको पहचान नहीं सकता है। इतनी ही क्लीन तरीके से इसको निकाला जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे हम आधुनिकीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन हम भ्रांतियों से घिरे रहते हैं और ये हर एक सेगमेंट में आता है। तो नेत्र के क्षेत्र में क्या क्या भ्रांतियाँ हैं जिसे आप लोग को फेस करना पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, तो ऐसा कुछ अगर साझा करना चाहें। मेनली नेत्रदान से रिलेटेड भ्रांति के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो है कि लोग ये सोचते हैं कि हम अभी नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में हम अंधे होंगे, या जो भी हमारे रिलेटिव हैं। ऐसा नहीं है, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसमें यह है। और हम ये कहें कि ये एक तरह का बहानेबाजी है, मतलब इसको इससे बचना चाहिए। और ये एक नोबल कॉज के लिए आप किसी को आपके मरने के बाद भी आपकी आंखें किसी को रोशनी दे रही है, इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा धर्म में ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं बताता है कि जिसमें कि नेत्रदान नहीं करना है या फिर देहदान नहीं करना है। जो ये एक नोबल कॉज है और उसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। दूसरा ये है कि लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी इससे दूर भागते हैं, जो कि गलत है। लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। नेत्रदान के प्रति लोगों को अपने परिवार में, समाज में लोगों को इससे रिलेटेड लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं, इसमें हम लोग को आगे बढ़ के हिस्सा लेना है। क्योंकि बहुत सारा जो हमारा बैकलॉग है अभी अराउंड 1.8 मिलियन, जिसको ये कह सकते हैं 18 लाख लोग, उसमें से भी मोस्टली बच्चे हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे, ये वो देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को रोशनी देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जब कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो उनका जो जीवन है उसमें एक, आप ये कह सकते हैं कि चमत्कार हो जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा डोनेशन बढ़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में, अभी जो पहले जो है बहुत कम डोनेशन हो रहे थे, अभी अराउंड 60,000 65,000 हो रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है करीब 2.7 लाख, मतलब 2,70,000 डोनेशन होना चाहिए, जिससे कि ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, जिसको ब्रिज किया जा सकते है, उसको पाटा जा सके। और जब भी किसी को ज़रूरत हो, ऐसे तो किसी की रोशनी नहीं जानी चाहिए, लेकिन किसी को ज़रूरत हो, कभी किसी को फूला पड़ जाता है या फिर किसी को चोट के बाद उसकी पुतली सफ़ेद हो जाती, तो ऐसे लोगों को तुरंत उनको ये रोशनी दी जा सके। तो जैसे किडनी को हम लोग जीते जी अगर किसी को किडनी की ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको, ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मरने से पहले कर सकते हैं। तो क्या आँखों के साथ भी ऐसा है या फिर ये मरने के बाद ही कह सकते हैं? ये भारत सरकार का लेजिस्लेशन है जिसमें कि मरने के बाद ही नेत्रदान किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इवन ऐसे परिवार में दिया जाता है, लेकिन वो एक उसको लेजिस्लेशन में उसको अलाउ नहीं किया जाए कि जीते जी आप नेत्रदान नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में हुआ कि चलो अगर परिवार में किसी की आंखें ऐसी चली गई, तो जैसे 2 किडनी है तो एक दे दिया, तो 2 आँखें हैं तो एक दे दे, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये है कि उसमें मोस्टली एक आंख में रोशनी होती है, लेकिन दोनों आंख में
जहाँ पे रोशनी नहीं होती है तो जो नेत्र बैंक में है उसको प्रायोरिटी उस पे रखते हैं कि जिनकी बायलैटरल ब्लाइंडनेस है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, उनको सबसे पहले उनको क्यू में रखा जाता है कि जब भी कोई नेत्रदान करता है तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाए। या बच्चे हैं, बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है जिनको जिसकी भी रोशनी चली गई है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई किसी को नेत्रदान करना है, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, तो वो कहाँ पे पहले जाए? क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि कहीं कैंप नहीं लगा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे जाए, किन से कंसल्ट करें? ये उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जागरूक रहना है और स्पेशली कोई भी जो नियरेस्ट आई बैंक है, जो नेत्र बैंक है, वो अपना जो ये है प्लेज फॉर्म, शपथ पत्र उसको भरें और एक डोनर कार्ड इशू किया जाता है हर एक आई बैंक के द्वारा। उसको अपने पास रखें, अपने फैमिली को बताएं और जब भी डेथ होती है तो जो नियरेस्ट आई बैंक, जो नज़दीकी आई बैंक है, वहाँ पे फ़ोन करना है और वहाँ से फिर नेत्र बैंक की टीम आएगी और उनके घर पर ही आई डोनेशन करा के जाएगी। कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं जिसका जो है आम जनता लाभ उठा सके, जिनको लगता है कि बहुत खर्चा होता है आँखों को लेके, या फिर उनको कोई बीमारी, कोई ऑपरेशन ऐसा है, तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो लाभ जैसा हमने बताया, एक तो आयुष्मान योजना है जिसमें कि जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड धारक है उसको पूरी तरह से फ्री में इलाज होता है। उसका कोई बहुत सारी बीमारियां उसमें इंक्लूडेड है, जितने भी ऑपरेशन है वो इंक्लूडेड है, उनका पूरा फ्री में इलाज होता है। एक बच्चों के लिए योजना है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना, वो उसमें 18 साल के बच्चों को जो भी जिनका कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, चाहे वो आँख की बीमारी हो या फिर कान की हो या फिर हार्ट की हो, ये सारी उसमें इंक्लूडेड है और उनका भी पूरा जो है फ्री में इलाज होता है। तो अभी जैसे कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन नंबर लगाने की जब हॉस्पिटल्स पे बात होती है तो वो कैसे आसानी से आप तक पहुंच जाए, ताकि जो लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं, जो बहुत दूर हैं, उनको लगता है कि अरे बहुत दूर जाना है, तो ऐसा कोई है कि हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके नंबर लगा सकें या फिर ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा है। हर एक वेबसाइट पे जो एम्स पटना की भी वेबसाइट है तो उसमें ऑनलाइन नंबर लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि उसका एक लिमिट होता है कि 10-15 मरीजों का ही ऑनलाइन निबंधन होता है और कभी कभी ये है कि आपका स्लॉट नहीं है खाली, तो और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो यू हैव टू बेसिकली आपको जल्दी अस्पताल आकर के दिखाना है, उसका वेट नहीं करना है कि हमारा ऑनलाइन निबंधन नहीं हो पा रहा है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। तो और वहाँ पे हॉस्पिटल में कोशिश ये किया जाता है कि सारे मरीजों को जल्दी से जल्दी देखा जाए, और लेकिन हॉस्पिटल के भी अपने लिमिटेशन होता है कि बहुत सारे मरीज आ गए तो उनको देखने में समय लगता है, लेकिन हम लोग चाहे कितना भी उसमें समय लगे हम लोग देखते हैं। सारे मरीज जो भी निबंधित हो गए हैं उस दिन उसको देखा जाता है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इन सारे विषयों पे जो आपने जानकारी दी सच में बहुत ही अच्छा था। सर, चलते चलते आप दर्शकों को इस नेत्रदान पखवाड़ा के बारे में अगर कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज़। हमारा संदेश यही है कि जो नेत्रदान एक नोबल कॉज के लिए ये ज़रूरी है और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, और मेरा मैसेज है जीते जी रक्तदान और जीवन के बाद नेत्रदान। क्या बात है। तो आपने भी देखा कि नेत्रदान जो है सर्वश्रेष्ठ दान है। अगर आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो अपने पीछे आप जो अपनी खूबसूरत, सबसे खूबसूरत अपनी चीज़ छोड़ के जाते हैं वो है आँख, और अगर आपकी नज़रों से कोई इस दुनिया को देख रहा होता है तो उससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आज की बातचीत कैसी लगी, और ये सारा जो आपने आज नॉलेज लिया वो आपको कैसा लगा, तो वो हमें कलम उठाएं और हमें ख़त लिखें और हमारा पता नोट करें। हमारा पता है
निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है directoratedkpatna@gmail.com।